नमस्कार मित्रों, साथियों आज अपन को पढ़ना है यहाँ शैक्षिक तकनीकी। तो जो अपनी पिछले वाली क्लास हुई थी उससे आगे का जो विवरण है वो यहाँ अपन देखते हैं। जो BA का आपका नंबर 4 पेपर है अनुदेशनात्मक प्रणाली में शैक्षिक मूल्यांकन। तो इसमें जो शैक्षिक और अनुदेशनात्मक प्रणाली के तहत जो फर्स्ट इकाई है उसमें अपना जो आज का टॉपिक रहेगा शैक्षिक तकनीकी। देखो शैक्षिक तकनीकी और फिर इसके बाद में शैक्षिक तकनीकी का क्या प्रयोजन है, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा और शैक्षिक तकनीकी की विशेषता, इन टॉपिक्स के बारे में आज अपन को यहाँ अध्ययन करना है। तो साथियों शिक्षण के दौरान जिन विकल्पों का अपन चयन करते हैं यानी कि छात्रों को समझाने के लिए अपना जो जिस विषय को अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसको सरल भाषा में कैसे उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो उसके लिए अपन जिन साधनों का यूज़ लेते हैं, ठीक है ना, तो वो साधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे वर्तमान समय में नई टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर वगैरह हैं। तो पढ़ाने के दौरान जिन साधनों का अपन यूज़ लेते हैं उनको एक प्रशिक्षण की भाषा में उनको सहायक सामग्री कह सकते हैं। तो सहायक सामग्री के साधन जिन तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, उनको यहाँ अपन सार रूप में अध्ययन करेंगे या करते हैं। तो शिक्षण के दौरान जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, उनके बारे में अपन को यहाँ अध्ययन करना है। तो शिक्षण जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उसी को अपन शैक्षिक तकनीकी यहाँ कहते हैं। फिर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोजन यहाँ क्यों किया जा रहा है? प्रयोजन का मेन मुद्दा है कि बच्चों को वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। किसी विषय वस्तु को अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, जब भारत का पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं या वर्ड का पढ़ा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी कि एक प्रोजेक्टर के माध्यम से अपन यहाँ उसका चित्र बना के हर चीज़ को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक तकनीकी हो गई, यानी कि प्रयोजन हो गया। उस तकनीकी के माध्यम से हम उस चीज़ को बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। तीसरी बात अपन यहाँ करते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, यानी कि विभिन्न विचारकों ने जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी की जो परिभाषाएं दी हैं वो अपन को यहाँ पढ़नी है। अब जो विचारक हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से इस चीज़ को यहाँ बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। तो एक या दो परिभाषाएं आपको यहाँ याद होनी चाहिए। और फिर आगे चौथी बात है शैक्षिक तकनीकी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनके बारे में जो है अपन को यहाँ अध्ययन करना है। शैक्षिक टेक्नोलॉजी की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी में क्या आपको यहाँ बताया गया है। तो साथियों यहाँ जो है शैक्षिक तकनीकी को विस्तार रूप से यहाँ बताया गया। तो मैं अपने नोट से आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि शैक्षिक तकनीकी एक प्रयोग है, यानी कि शिक्षा के अंदर एक जैसे प्रैक्टिकली रूप में अपन प्रयोग करते हैं तो उस प्रकार का एक यहाँ प्रयोग इसको बताया गया है। प्रयोग किसी क्षेत्र या प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है, लेकिन देखा जाता है कि अधिकतर प्रयोग विज्ञान पर ही आधारित होते हैं, यानी कि साइंस पर जो है प्रयोग यहाँ अधिकतर लागू होते हैं। विज्ञान हमें कुछ नया करता है, ठीक है ना, यानी कि साइंस की भाषा में अपन बात करें तो विज्ञान के जो क्षेत्र में जो है नए प्रयोग यहाँ किए जाते हैं। तो साथियों जो है साइंस के में जैसे अपन साइंस पढ़ते हैं तो उसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं। किसी नियम सिद्धांत की सम्यकता को समझने की ओर अग्रसर करता है। तो तकनीकी हमें यह बतलाते कि उस नियम या सिद्धांत को कैसे ज्ञात किया जाए, यानी कि जो नियम प्रयोग के द्वारा निकाला गया है तो उस नियम को कैसे ज्ञात अपन कर सकते हैं। किसी वस्तु के सुनियोजित तथा क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तकनीकी उस ज्ञान को तार्किकता तो बनाती है, साथ ही उसे प्रयोगात्मक ढंग से स्पष्ट भी करती है, अर्थात उस विशेष ज्ञान को व्यवहारिक बनाती है। एक विचारक हैं ऑपिस कहते हैं कि तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कला के क्षेत्र में जो है प्रयोग है।
विभिन्न तकनीकों के आधार पर किसी भी कठिन तथ्य को अनायास से अधिगम किया जा सकता है, यानी कि अधिगम को मतलब यानी कि सिखाया जा सकता है या सीखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ साधारण शब्दों में उसका अर्थ अपन समझना चाहेंगे, यानी कि शिक्षा के तहत जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है शिक्षण के दौरान, यानी कि शिक्षण के कार्य को आसान बनाने के लिए, तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी यहाँ कह सकते हैं। फिर दूसरी बात अपन यहाँ करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोजन, यानी कि शिक्षा के अंदर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोजन क्यों किया जाता है। तो प्रयोजन का सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम को आसान बनाने के लिए शिक्षण में तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अनुसंधान के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कहते हैं कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करता, यानी किसी के प्रयोजन के तहत ही कोई कार्य प्रारंभ होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी को अपनाया गया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग किया जाने लगा है। इसका भी कोई न कोई प्रयोजन तो अवश्य है। शैक्षिक तकनीकी के तो अनेक प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन इसके दो प्रयोजन मुख्यतः हैं, यानी कि शैक्षिक तकनीकी का जो प्रयोजन है उसके दो मूलभूत कारण हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, और दूसरा है शिक्षण प्रक्रियाओं को यंत्रीकृत स्वरूप देना, यानी कि मशीनिज्म रूप उनको देना। शैक्षिक तकनीकी उन सभी शिक्षण उद्देश्यों को समेटे हुए होती है जो अपेक्षित हैं, यानी कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी में जो उद्देश्य हैं वो एक तरह से इसमें छुपे हुए होते हैं। यह तकनीकी मात्र उद्देश्य को पूर्णता देने के लिए ही नहीं, अपितु उन्हें पूर्ण रूप देकर व्यवहार में परिवर्तन करने का इसका मुख्य गुण है, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किन चीज़ों में व्यवहारगत परिवर्तन देखा गया है, तो ये इसका मुख्य गुण है, यानी कि उन चीज़ों में परिवर्तन किस प्रकार से आता है या किया जाता है। विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों के माध्यम से यह शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में अटूट सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके अंतर्गत कोई एक विधि या प्रविधि निश्चित नहीं है, अपितु अनेक विधियां हैं। यदि किसी विधि को अधिगम कराने में अक्षम है तो दूसरी विधि से अधिगम करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित उद्देश्यों तक सरलता से पहुंचा जा सकता है। तो साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे शिक्षण तकनीकी का जो प्रयोजन है, तो आपको जैसे मान लीजिए इसमें परीक्षा से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो इसमें शिक्षण के दौरान कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोजन है, तो आपको इसी सरल भाषा में इसका आंसर दे देना कि शिक्षण को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप अपनी नोटबुक से भी इसको सार रूप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारकों ने या लेखकों ने इसको अलग अलग रूप से यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो साधारण सीधा सा अर्थ इसका हो गया कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोजन क्यों है, शिक्षण को सुगम, प्रभावी और आसान बनाने के लिए। तीसरे बिंदु की अपन यहाँ बात करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, यानी कि शैक्षिक तकनीकी की जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी है वो अपन यहाँ देखते हैं। विचारकों ने जो है इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है यहाँ। तो साथियों यहाँ शैक्षिक तकनीकी की जो परिभाषा है वो विभिन्न विचारकों ने अलग अलग दी है, तो एक या दो परिभाषाएं आपको यहाँ रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैथिस जो विचारक हैं वो कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित शिक्षण विधियों, विद्यालय में ज्ञान के व्यवहारिक रूप के निर्माण, नियमन और परीक्षण की ओर संकेत करता है। एक विचारक है लेंथ। तो लेंथ क्या कहते हैं कि अधिगम तथा उसके वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने और उसे प्रभावशाली बनाने में किया जाता है तब वह शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। तो साथियों यहाँ उन परिभाषाओं से भी स्पष्ट हो रहा है कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो लेंथ की परिभाषा से ये आसान समझने में सहायक रहेगा कि अधिगम तथा उसके वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने और उसे प्रभावशाली बनाने में किया जाता है तो वह शैक्षिक टेक्नोलॉजी कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। तो एक या दो विचारकों की परिभाषा यहाँ आपको रटने की या समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको यहाँ सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें एक या दो कोटेशन आपको वहाँ डालने ही होंगे।
नंबर 4 की यहाँ बात करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि अपन शैक्षिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यानी कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा मोटी मोटी विशेषताएं, जैसे मान लीजिए शैक्षिक टेक्नोलॉजी से अध्ययन को आसान बनाया जा सकता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बच्चों को समझाने में, इसमें किसी टॉपिक या किसी विषय वस्तु को समझने में इसमें आसानी होती है। तो जैसे मान लीजिए इसकी विशेषताओं की अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो मोटी मोटी विशेषताओं को अपन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों यहाँ अपन देखते हैं शैक्षिक तकनीकी की मोटी मोटी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कि शैक्षिक तकनीकी एक विज्ञान तकनीकी है जो प्रयोगों पर आधारित है, यानी कि साइंस पर आधारित है, जो कि प्रयोगों पर आधारित है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करती है, यानी कि शिक्षा को जो है व्यवहारिक रूप देना इसका मुख्य कार्य है। शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने का एक सुलभ उपाय है, यानी कि जो शैक्षणिक अपने उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का एक सरल साधन है शैक्षिक तकनीकी। यह पूर्णतः यंत्रीकृत है, यानी कि मशीनिज्म पर आधारित है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया भी यांत्रिक हो गई है। इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, किंतु मात्र मशीनी शिक्षा ही शैक्षिक तकनीकी नहीं हो सकती, यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है लेकिन मशीनी प्रक्रिया ही जो है शैक्षिक तकनीकी नहीं हो सकती। यह छात्र की मनोवृत्ति का अध्ययन कर समुचित मार्गदर्शन करने में सहायक है। यह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत दिया जाने वाला ज्ञान सुसंगठित, पूर्व निर्धारित तथा क्रमबद्ध होता है। यह एक सतत व प्रयत्नशील प्रक्रिया है। यह मनोविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों से प्रभावित है। इसके अंतर्गत पढ़ाए गए तथ्य का मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से जो है शैक्षिक टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो साथियों शैक्षिक तकनीकी का अर्थ मैंने बता दिया, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोजन, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो मैंने बता दी। अब अपन देखते हैं शैक्षिक टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, वो अपन यहाँ देखते हैं। हाँ तो साथियों यहाँ अपन देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का जो क्षेत्र है उसको मुख्यतः 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। पहला है व्यवहार तकनीकी, दूसरा शिक्षण तकनीकी और तीसरा है अनुदेशन की रूपरेखा, ठीक है। तो इसको मोटे तौर पर यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लो जो परीक्षा में पूछा गया अगर आपसे शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, तो 3 भाग में, ठीक है, तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन की रूपरेखा। तो व्यवहार तकनीकी के अपन बारे में अपन देख लेते हैं कि सार्थक शिक्षा वही है जो मानव को व्यवहारिक बनाए, यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो मनुष्य अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है, तो शिक्षा का वो सर्वोत्तम गुण है। यानी कि शिक्षा सीखने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सार्थक शिक्षा वही है जो मानव को व्यवहारिक बनाए, उसमें मानवीय गतिविधियों का संचार कर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सके तथा व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सके। शिक्षा तकनीकी को इसलिए व्यवहार तकनीकी भी कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी बालक की मन की आदतों, मनोवृत्तियों को ज्ञात कर उसके अनुसार ज्ञान का संचार करती है। अतः एक शिक्षा मनोविज्ञान भी है जो मानव के समस्त व्यवहार का अध्ययन कर उसे सक्षम बनाती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य या बालक में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उसको व्यवहार के तहत उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है, यानी कि अन्य लोगों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो तकनीकी व्यवहार तकनीकी के तहत इसी का अध्ययन यहाँ किया गया है। इसकी जो मोटी मोटी विशेषताएं वो अपन यहाँ देख लेते हैं कि यह शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण पक्ष है, यह पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें व्यवहार परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना गया है। इस तकनीकी में छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार परिवर्तन कर लेना ही उसकी मूल विशेषता है। शिक्षण में उद्दीपन आवश्यक होता है। जब कोई अनुक्रिया हो रही है, विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अधिगम कराते समय, यानी कि जो शिक्षक अधिगम करा रहा है, शिक्षक जो है अध्ययन करा तो उसमें अनेक विधियां यूज में ली जाती हैं। अध्यापक को छात्र का मार्गदर्शन मानने के साथ उसे उचित परामर्शदाता भी रहना चाहिए। अगर कोई किसी बालक को समस्या है तो
अध्यापक को उसको उचित परामर्श भी दिया जाना यहाँ चाहिए, जिससे छात्र उचित व्यवहार कर सकें। इस विधि में अधिगम करने पर युवक समाज में सद्व्यवहार करके समुचित परिवर्तन कर सकते हैं। तो व्यवहार टेक्नोलॉजी की ये सामान्य सी विशेषताएं हैं। यहाँ अपन बात करते हैं साथियों शिक्षण तकनीकी। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था शैक्षिक टेक्नोलॉजी के बारे में, वही चीज़ यहाँ है। तो शैक्षिक टेक्नोलॉजी की मोटी विशेषताएं अपन यहाँ देखते हैं कि शिक्षण तकनीकी में छात्र अध्यापक की संयोजक कड़ी पाठ्यक्रम होता है, यानी कि छात्र और एक तरफ शिक्षक है, तो उनको जोड़ने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? पाठ्य पुस्तक। तो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है शैक्षिक टेक्नोलॉजी। इस तकनीकी पे संप्रेषण सरलता से होता है, यानी कि बोलने का जो कार्य है छात्र और शिक्षक के मध्य, ज्ञान, भावात्मक पक्ष तथा क्रिया पक्ष तीनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति यहाँ होती है। यह सामाजिक व्यवहार में दक्षता प्रदान करते हैं। इसमें मनोविज्ञान के साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत स्मरण शक्ति से चिंतन शक्ति का उद्भव यहाँ होता है। छात्र की मनोवृत्ति को जानकर यहाँ शिक्षक जो है अपेक्षित परिवर्तन कर सकता है। इस तकनीकी में तत्काल पुनर्बलन संभव नहीं है। छात्र में अनुशासन स्थापित किया जाता है। बालक में सामाजिक गुणों का आविर्भाव होता है। इसके माध्यम से शिक्षा को ज्ञान मात्र न मानकर व्यवहारिक सबूत प्रदान किया जाता है। तो ये सब विशेषताएं किसमें होती है? शैक्षिक टेक्नोलॉजी में, यानी कि विभिन्न तकनीकी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे क्षेत्र की यहाँ अपन बात करते हैं कि अनुदेशन की रूपरेखा। अनुदेशन का मैंने पहले वाली क्लास में बताया कि इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो उसकी रूपरेखा कैसे होगी, ठीक है ना। अनुदेशन की रूपरेखा यह आवश्यक है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाए, यानी कि उसका बेसिक जो ढांचा है, ताकि अनुक्रिया करते समय उसमें तार्किकता तथा क्रमबद्धता बनी रहे, यानी कि उसका नियोजन अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, उसमें तारतम्यता जो क्रमबद्धता है वो बनी रहे। अनुदेशन की रूपरेखा के विषय में अनविन यानी कि एक विचारक है, वो क्या कहते हैं कि अनुदेशन की रूपरेखा से तात्पर्य है कि आधुनिक विभिन्न कौशलों तथा विधि प्रविधियों का शिक्षा के साथ प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करके अधिगम को, यानी कि सीखने की क्रिया को सुगमता तथा सहजता प्रदान करते वही अनुदेशन की रूपरेखा है। यानी कि विभिन्न कौशलों विधि प्रविधियों के माध्यम से अनुदेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने की क्रिया, ठीक है ना, अनुदेशन की प्रक्रिया वही कहलाती है, यानी कि शिक्षण कार्य को जो है अधिगम कार्य को सरल बनाने का तरीका, उसको अनविन कहते हैं कि अनुदेशन की रूपरेखा। इस प्रकार विभिन्न कौशलों विधियों प्रविधियों उपागमों प्रतिमानों का उचित ढंग से प्रयोग करना ही अनुदेशन की रूपरेखा है। शिक्षा मात्र ज्ञान देने या सिखाने का स्रोत नहीं है, अपितु शिक्षा का तो व्यापक महत्व है। पहले शिक्षा को यहीं तक सीमित कर दिया था, किंतु धीरे धीरे शैक्षिक तकनीकी के आने से शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न कौशलों तथा उपागमों को सहारा मिला, जिससे अधिक सरल ये बन पाया। इस प्रकार नवीन प्रयोगों के माध्यम से नूतन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये सभी अनुदेशन की रूपरेखा में निहित हैं, यानी कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी का भी इसमें व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार जो है शैक्षिक अनुदेशन की रूपरेखा को यहाँ बतलाया गया है, यानी कि अधिगम कर रहे हैं तो उसमें किन विधि प्रविधियों सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि अधिगम जो है सरलता से हो सके, ठीक है। तो इसी को जो है अनविन ने अनुदेशन की रूपरेखा यहाँ कहा है। अब साथियों यहाँ जो अगला बिंदु है शैक्षिक तकनीकी के रूप या उपागम। शैक्षिक तकनीकी के रूप या उपागम में इसको 3 भागों में बांटा गया है कि शैक्षिक तकनीकी का हार्डवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीकी का जो है सॉफ्टवेयर उपागम, और तीसरा जो है शैक्षिक तकनीकी का प्रणाली उपागम, ठीक है। इसको यहाँ हम विस्तृत तौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पढ़ते हैं कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी के रूप या उपागम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में शैक्षिक तकनीकी के रूप या उपागम तो 3 हैं। लुम्सडेन ने इसको 3 भागों में बांटा है। शैक्षिक टेक्नोलॉजी के रूप या उपागमों को लम्सडेन ने 3 भागों में बांटा है और उन्होंने त्रिविधा का नाम इसको दिया है।
ठीक है। तो सबसे पहला हार्डवेयर उपागम, दूसरा है सॉफ्टवेयर उपागम और तीसरा है प्रणाली उपागम, यानी कि शैक्षिक तकनीकी हार्डवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीक प्रणाली उपागम। ठीक है। साथियों यहाँ इसको अपन कंप्यूटर की भाषा में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर विज्ञान तो उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वहाँ ये सब यूज में लिए जाते हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में क्या है, जैसे दृश्य साधन हो गए, श्रव्य साधन हो गए, या सिर्फ सुनने के साधन ही हो गए, उनको हम हाथ वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है ना। कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर उनको अपन हाथ नहीं लगा सकते एक तरह से। तो हार्डवेयर में क्या है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ देखने के काम आती हैं और सुनने के भी काम में आती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इनको भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है या हार्डवेयर प्रणाली है उसके बारे में, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी का यह रूप शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसकी उत्पत्ति शिक्षा की मशीनीकरण या वैज्ञानिक उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप हुई है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो इस प्रकार की तकनीकियाँ जो है निकलकर सामने आई हैं। इस तकनीक में अधिगम के समय मात्र दृश्य वस्तु अथवा श्रेय वस्तु का उपयोग न होकर दृश्य श्रव्य दोनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि देखने का भी और सुनने का भी, दोनों चीज़ों का यहाँ यूज लिया जाता है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम में दृश्य श्रव्य सामग्री पर अधिक बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे छात्र अधिगम शीघ्रता से कर सके, यानी कि अधिगम का मतलब यहाँ सीखने से है, तो वो जल्दी किसी चीज़ को यहाँ सीख सके और पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त कर व्यवस्था में परिवर्तन ला सकें। इस तकनीक में पाठ्य वस्तु को सहज तथा रोचक बनाने हेतु मशीनों का उपयोग यहाँ लिया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ लिया जाता है। भारत का मानचित्र जैसे छोटे रूप में दिया है, तो शिक्षक चित्र प्रसार यंत्र के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर उसे बड़ा कर सकता है, यानी प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको बड़ा करके छात्रों को आसानी से समझा सकता है, जिससे बालक को अंकित चित्र तो समझ में आता ही है, साथ ही उसकी यह क्रिया स्थायी ज्ञान का रूप लेती है, यानी कि जो चित्र के माध्यम से वो देखता है तो वो ज्ञान उसके मस्तिष्क में जो है स्थायी बस जाता है और उससे क्या है कि उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। भाषा संबंधी शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भाषाविदों ने प्रयोगशालाओं का निर्माण किया, जिसे भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है। यह भी पूर्णतः यंत्रीकृत होती है, यानी कि मशीनिज्म होती है। इसके माध्यम से सभी वर्गों के छात्रों को, यानी कि कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई तीव्र बुद्धि बालक है, तो सभी प्रकार के बालकों को अधिगमित कर शिक्षित किया जा सकता है, जिससे वे भी भविष्य का निर्माण करने में, तो इस प्रकार को दृश्य और श्रव्य साधनों को अपन यहाँ हार्डवेयर उपागम की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर उपागम। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग विधियों उपागमों को शिक्षा तकनीकी अपना अभिन्न अंग मानती है। हमने पहले पढ़ा कि शिक्षा का यंत्रीकरण करके शिक्षण करवाने पर ही बल दिया गया है। छात्र ग्रहण करता है या नहीं, उसमें अपेक्षित परिवर्तन आया है या नहीं, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, इन सबसे वह एक तरह विमुख ही है। किंतु शैक्षिक तकनीकी द्वितीय इन सभी तत्वों के साथ यह भी जानना चाहती है कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, यानी कि बच्चे ने कितना उसमें सीखा है। अतः इसे शिक्षण तकनीकी के साथ साथ व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर जो उपागम है उसको व्यवहार तकनीकी का यहाँ नाम दिया गया है, यानी कि उसमें कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है। यह बालक को व्यवहारिक शिक्षा देने पर बल देती है। इसके अंतर्गत शिक्षण मशीनों की अपेक्षा व्यवहार पक्ष ही सर्वोपरि है। सैद्धांतिक शिक्षा के माध्यम से बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर उपागम है वो व्यवहारिक शिक्षा पर यहाँ बल देने की बात करता है। साथ ही तीसरा अपन देखते हैं प्रणाली उपागम, ठीक है। तो शैक्षिक प्रणाली तृतीय इसको कहा गया है। तो इसमें प्रबंध से संबंधित अध्ययन करवाया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट से संबंधित उसमें अध्ययन पर बल दिया गया है।
जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और एक नूतन विधा प्रबंध तकनीकी का उदय हुआ, यानी कि मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ शब्द यूज में आया है। तो प्रबंध तकनीकी सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। प्रबंध, व्यावसायिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, औद्योगिक प्रबंध आदि सभी क्षेत्रों में मैनेजमेंट आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शैक्षिक प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ मैनेजमेंट शिक्षा की यहाँ बात हुई है प्रणाली उपागम के तहत। विभिन्न प्रयोगों और प्रविधियों का प्रयोग कब और किस प्रकार किया जाए, ये सभी प्रबंध के अंतर्गत ही आते हैं। प्रणाली विश्लेषण में प्रबंध की अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। प्रणाली यानी कि सिस्टम अप्रोच जो है, तो उसमें क्या है कि मैनेजमेंट की यहाँ भूमिका ज़्यादा है, अतः इसे प्रबंध तकनीकी भी कहा गया है। प्रणाली विश्लेषण पद्धति में शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार कर उन्हें वैज्ञानिक विधि में संशोधित किया जाता है। सरलतम, अधिकतम, अधिगम किस प्रकार हो, यानी कि सरलता पूर्वक बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए, उद्देश्य की प्राप्ति और व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार से हो, सभी तथ्य प्रणाली विश्लेषण तकनीकी के स्पष्ट करते हैं। तो प्रणाली विश्लेषण टेक्नोलॉजी में नियोजन करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रदत्त प्रमाणों का पुष्टिकरण करना, अवयवों का संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन की समस्त खामियां दूर करके उसे परिपूर्ण स्वरूप प्रदान करना, व्यवहार अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण करना तथा उन्हें संगठनात्मक दृढ़ता प्रदान करना ही प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं मैनेजमेंट या प्रणाली उपगम के तहत आते हैं। तो साथियों, शैक्षिक टेक्नोलॉजी के रूप या उपगम 3 है। लुम्सडेन ने इनको 3 भागों में बांटा है और त्रिविधा शब्द का यहाँ यूज किया है। हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और तीसरा हो गया प्रणाली उपागम। तो साथियों, इसको आप बार बार पढ़ते रहें, नोटबुक से भी पढ़ते रहें। आगे वाले जो टॉपिक हैं हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।